तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अब से ठीक 1 घंटे बाद प्रधानमंत्री करेंगे आपसे संवाद। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर और तीसरी लहर की आशंका के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में देश से मुखातिब होने वाले हैं। यह जानकारी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से दी गई है। एक तरफ कोरोना की दूसरी लहर में अब केसेस डाउन हो रहे हैं। जी हां, 1 लाख के आसपास अब रोजाना नए केस आ जाए हैं, लेकिन इन सब के बीच लॉकडाउन की पाबंदी में ढील दी जा रही है। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इस बीच प्रधानमंत्री आज जब देश से मुखातिब होंगे तो माना जा रहा है कि एक बड़ा पैगाम उनका होगा। उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी पाबंदी हटने पर सावधानी जारी रखने का संदेश देंगे। कहेंगे अनलॉक जरूर शुरू हुआ है, लेकिन हमें सावधानी रखनी है, कोरोना को अनलॉक नहीं होने देना है। एक कोशिश कोरोना की चपेट में आने वाले परिवारों के जख्म पर मरहम लगाने की भी होगी। लॉकडाउन से खस्ताहाल आर्थिक हालात में सुधार की उम्मीद भी दिखा सकते हैं प्रधानमंत्री। इन सब के बीच माना यह भी जा रहा है कि वैक्सीनेशन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री आज अपनी बात रख सकते हैं। अब से ठीक 1 घंटे बाद प्रधानमंत्री का संवाद आपके साथ। जी हां, प्रधानमंत्री के संबोधन में तमाम बातों का जिक्र होगा, जिसमें कोविड की दूसरी लहर में प्रधानमंत्री का यह संबोधन होगा, जिसमें उनकी तमाम बातें हम आपको दिखा रहे हैं। चाहे वो 20 अप्रैल 2021 हो, 16 जनवरी उससे पहले 12 मई को उन्होंने संबोधित किया था, 3 अप्रैल, 24 मार्च 2020, ये नीचे के तीनों जो आप देख रहे हैं और ऊपर 1-4, 12 मई 2020, 3 अप्रैल 2020, 24 मार्च 2020, 19 मार्च 2020, 4 संबोधन पिछले साल। और कोविड के मुद्दे पर इस साल 16 जनवरी के बाद उन्होंने 20 अप्रैल को देश को संबोधित किया था। और अब आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री का संबोधन होगा 7 जून 2021 को, जब दूसरी लहर में अब हम देख रहे हैं कि कोविड के केसेस कम हो रहे हैं। इसी बीच लोगों को क्या होगी उम्मीद? तीसरी लहर की आशंका के बीच लगातार वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण को लेकर सरकार के लिए एक बड़ी रणनीति, और कैसे वो युद्ध स्तर पर इसे मुमकिन कर पाएंगे, ये तमाम चुनौतियां हैं। दूसरी तरफ मरहम उन लोगों के लिए, उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपनों को खोया है, बच्चे अनाथ हुए हैं, कई परिवारों में जो कमाने वाला व्यक्ति था उसकी जान चली गई है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री का यह संबोधन ठीक 1 घंटे बाद बहुत मायने रखेगा। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है, हमें लेकिन इस बीमारी को नियंत्रित करके रखना है, क्योंकि ये किसी की नहीं सुनता। अगर कोविड प्रोटोकॉल तोड़ा जाए तो चाहे वो कोरोना से पहले संक्रमित व्यक्ति हो, री इन्फेक्शन का खतरा रहता है, चाहे वो वैक्सीन लिया हुआ व्यक्ति हो, उसे भी संक्रमण का खतरा रहता है। माइल्ड जरूर रहता है, यानी अस्पताल जाने की नौबत हो सकता है नहीं आए, लेकिन बावजूद इसके लापरवाही के लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं हो सकती है। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी भी हमारे साथ इसी मुद्दे पर जुड़ रहे हैं, और कुमार कुणाल हमारे सहयोगी इस पर जुड़ रहे हैं। अशोक सिंघल, जल्दी जल्दी आप तीनों के पास आते हुए, मरहम उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनों को खोया है। इस दूसरी महामारी की लहर ने पूरे देश को झकझोर दिया। तबाही की तस्वीरें, मातम की तस्वीरें हर किसी के दिल को कचोट रही हैं। दूसरी तरफ घरों में भय और आशंका तीसरी लहर का। प्रधानमंत्री इन सभी बातों को संबोधित कर सकते हैं। अशोक। बिल्कुल अंजना, इसमें कोई दोहराई नहीं है। प्रधानमंत्री मरहम लगाने का काम तो जरूर करेंगे, लेकिन कोशिश उनकी ये भी रहेगी कि जो आशंकाओं का, डर का माहौल पैदा हुआ है, इनसिक्योरिटी लोगों में हो गई है इस कोरोना की दूसरी लहर के बाद, उसको भी वो दूर करने की कोशिश करेंगे, आश्वस्त करेंगे लोगों को, उनकी आशंकाओं को दूर करने की कोशिश करेंगे और राहत देने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री के जो आज का राष्ट्र के नाम संदेश होगा, उसमें साफ तौर से दिखाई देगा आश्वासन, आश्वस्त और राहत और आशंकाओं को दूर करना। अंजना, वैक्सीनेशन का तो एक मुद्दा रहेगा ही, पूरे देश को वैक्सीनेट करना है। दिसंबर तक इन्होंने टारगेट किया हुआ है कि कोशिश करेंगे दिसंबर तक वैक्सीनेट हो जाए, ताकि आगे आने वाले खतरों से निपटा जा सके। लेकिन प्रधानमंत्री साथ साथ लोगों को आगाह करेंगे कि किसी को भी कैजुअली नहीं लेना है। अगर कोरोना कम हो गया है तो इसको ढिलाई नहीं बरतनी है, प्रोटोकॉल जो है कोरोना का उसका पालन करना है। लेकिन जो अपनों को खोया है, जो अनाथ हुए हैं, जो कमाने वाले घरों में नहीं रहे, उनके लिए भी सरकार ने कई योजनाओं को पिछले दिनों लागू किया है, लेकिन आगे भी सरकार कुछ कर सकती है ऐलान उनकी। तो लोगों के लिए जो फ्यूचर है, तीसरी लहर को लेकर जो आशंकाएं हैं लोगों के अंदर, बच्चों को लेकर जो आशंकाएं हैं कि बच्चों को खतरा हो सकता है, वो तमाम चीज़ें प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश में लोगों के सामने अपनी बातें रख सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि सरकार ने इन कमियों से, जो
पिछले दिनों इससे क्या क्या सबक सीखा है, ऑक्सीजन की कमी रही उसको लेकर कितने प्लांट लगाए गए हैं, कैसे उसकी पूर्ति की जाएगी आगे आने वाली चीज़ों को देखते हुए, वैक्सीन को लेकर के जो बच्चों को वैक्सीन आने वाला है उसको लेकर ट्रायल शुरू हो गया है। ये तमाम चीज़ें जो वैक्सीन प्रोडक्शन की जो बात है, कितनी कंपनियों को वैक्सीन बनाने के लिए कहा गया है, ये तमाम चीज़ें प्रधानमंत्री के भाषण में रहेंगी। और जो कई हफ्तों का लॉकडाउन रहा है, लोगों के काम धंधे बंद हो गए, नुकसान हुए, काफ़ी लोग बेरोजगार हुए, उसको लिए भी आगे की राह दिखाने वाला इनका संबोधन हो सकता है। अंजना, बिल्कुल, जैसे ही प्रधानमंत्री का पहले भी 8 बजे के आसपास संबोधन का ऐलान होता था हिमांशु, लोग ये सोचते थे कि प्रधानमंत्री कोई बड़ा फैसला करेंगे, और ये डीमोनेटाइजेशन के बाद से शुरू हुआ था। 24 मार्च 2020 जब उन्होंने लॉकडाउन का ऐलान किया था, बड़े बड़े फैसले देश से संबंधित प्रधानमंत्री ने ऐसे संबोधनों में लिया है, और इसीलिए देश की जनता आज तक के सामने चिपक कर बैठ जाती है कि आज प्रधानमंत्री क्या ऐलान करने वाले हैं। हिमांशु, मैं फौरन आपके पास आ रही हूं, लेकिन उससे पहले जब जब ऐसे संबोधन पीएम के हुए हैं, उन्होंने कौन कौन से बड़े ऐलान किए जिसमें देश का हर व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से प्रभावित हुआ? जल्दी से आपको जरा सुना देते हैं। एक वक्त ऐसा भी था जिस पर आज तक विपक्ष उन पर टिप्पणियां करता है। उन्होंने कहा था कि हम जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनका थाली बजाकर उनका सम्मान करेंगे। कई ऐसे जो बड़े बड़े फैसले ने ऐसे संबोधनों में प्रधानमंत्री ने सुनाए हैं, वो जल्दी से आपको एक झलकी दिखा देते हैं। कोरोना के इस संकट काल में कोरोना के बचने के जो भी उपाय है, कृपया करके उनका पालन 100% करिए। दवाई भी कड़ाई भी, इस मंत्र को कभी भी भूलना नहीं है। ये मंत्र जरूरी है, वैक्सीन के बाद भी जरूरी है। हमारे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स, उन्होंने मानवता के प्रति अपने दायित्व को प्राथमिकता दी। सैकड़ों साथी ऐसे भी हैं जो कभी घर वापस लौट ही नहीं आ पाए। उन्होंने एक एक जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन आहुत कर दिया। ये समय लापरवाह होने का नहीं है। ये समय ये मान लेने का नहीं है कि कोरोना चला गया या फिर अब कोरोना से कोई खतरा नहीं है। अगर आप लापरवाही बरत रहे हैं, बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं, तो आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने परिवार के बच्चों को, बुजुर्गों को उतने ही बड़े संकट में डाल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक संवाद हमेशा किया है ऐसे मौकों पर, और खास तौर पर दूसरी लहर के बीच। हमारे साथ हमारी सहयोगी नेहा बातम भी न्यूज रूम से जुड़ गई हैं। क्या अर्थव्यवस्था को लेकर कोई फैसला हो सकता है, कोई बड़ा ऐलान हो सकता है? प्रभु चावला जी, कंसल्टिंग एडिटर टीवी टुडे ग्रुप के, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, जल्दी से एक टिप्पणी आपसे, फिर मैं प्रभु जी फौरन आपके पास आ रही हूं। हिमांशु, वैक्सीनेशन एक श्रद्धांजलि जिन्होंने जान खोई है, और जो बड़ी बात है बच्चों पर फोकस तीसरी लहर को लेकर, ये तमाम संभावनाएं लगती हैं उनके संवाद के फोकस में रहेगा। पीएम हमेशा किसी न किसी अलग अंदाज में आते हैं, जान भी जहान भी। उन्होंने कई तरह के ऐसे शब्द गढ़े, मुहावरे गढ़े, जिसके जरिए उन्होंने संदेश को जन जन तक पहुंचाया। हिमांशु, देखिए बिल्कुल अंजना, जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को एड्रेस करते हैं, मैं और आप कई बार चर्चा करते हैं, और हर बार वो एक नया मुहावरा लेके आते हैं। 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है, दवाई भी कड़ाई भी।
और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं जान भी है तो जहान है। लेकिन आज का सबसे बड़ा संबोधन ये है कि वो श्रद्धांजलि तो देंगे डॉक्टरों को, जब उन्होंने वाराणसी के डॉक्टरों के साथ संबोधन करते हुए खुद से श्रद्धांजलि भी दी थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब जो संख्या आ रही है वो बहुत बड़ी है, डॉक्टर्स की, फ्रंटलाइन वर्कर्स की, हेल्थ वर्कर की, कि उनकी भी मृत्यु हुई है इस दूसरी लहर के अंदर। लेकिन अर्थव्यवस्था पटरी पर उतर गई है। अब देखना यह है कि अर्थव्यवस्था को लेकर वो क्या कहते हैं, क्योंकि इतना तो तय है कि कोई घोषणा आज नहीं हो सकती, क्योंकि अगर घोषणा करनी है तो उसके लिए सभी राज्यों से फीडबैक लेना होता है और उसके बाद एक जो वित्त मंत्रालय है वो सभी मंत्रालयों के साथ कंसल्टेशन करने के बाद जो है वो घोषणा का ऐलान करता है। लेकिन उसके अलावा क्या वैक्सीनेशन को लेकर तैयारी, वैक्सीनेशन को लेकर सरकार की तैयारी पुरजोर है। मेरी सूचना के आधार पर मैं आपको बता दूं 216 करोड़ की बात ये कही थी कि दिसंबर एंड तक जो है देश में वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा। 216 करोड़ डोज और 11 करोड़ डोज जो है इस जून महीने में आएंगी। इसके बाद ये डोज बढ़ जाएंगी जुलाई के अंदर, ये 16 करोड़ पहुंच जाएगा। ऐसे धीरे 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 दिसंबर तक जो है ये डोज संख्या जो है वो 216 करोड़ यानी कि 108 करोड़ लोगों को डोज जो है दिसंबर के अंत तक लगा दी जाएंगी। और जो भ्रम की स्थिति है वैक्सीन को लेकर उसको भी दूर करने का काम प्रधानमंत्री करेंगे। और एक चीज, बड़ी चीज ये है कि वैक्सीन को लेकर कई भ्रांतियां हैं, तो ये दूसरी लहर में जो नुकसान हुआ और वैक्सीन को लेकर जो भ्रांतियां उसको दूर करने के लिए शायद प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहा जा सकता है कि वैक्सीन के साथ कड़ाई जरूरी है और वैक्सीन ही दवाई है। तो इसको ध्यान रखिए कि कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद भी खत्म नहीं होता। जैसा आपने बताया कि पहली डोज और दूसरी डोज के बाद भी लोग जो है संक्रमित हो जाते हैं। ये ठीक है कि उनकी हेल्थ उतनी खराब नहीं होती है कि उनको हॉस्पिटल जाना पड़े, लेकिन घर में भी डॉक्टर की देखरेख में उनको इलाज लेना पड़ता है। ये कोरोना जो है वो ना धर्म, ना जात, ना पात, ना ऊंच, ना नीच, ना गरीब, ना अमीर को देखकर होता है। ये व्यक्ति को व्यक्ति से पहुंचता है, इसमें किसी भी तरीके से कोई वो नहीं है। इसीलिए सबको जो है प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, नियमों का पालन करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग को मानना पड़ेगा, हाथों को बार बार धोना पड़ेगा। ये अपील जरूर प्रधानमंत्री की तरफ से की जाएगी। और वैक्सीन कार्यक्रम को लेकर बड़ी कैसे होगा, आप याद कीजिए जब इससे पहले प्रधानमंत्री ने दूसरी लहर के समय में देश को संबोधित किया था तो उन्होंने यही कहा था कि जब आपकी बारी आए आप वैक्सीन लगाने जरूर जाएं, और ये वैक्सीन ही है जो आपको कोरोना से बचा सकती है। लेकिन अब देखना यह है कि वैक्सीन के कार्यक्रम को आगे लेना और लोगों के मन से डर को कैसे प्रधानमंत्री दूर करते हैं, ये सारी चिंता के विषय हैं। और सीबीएसई को लेकर वो क्या कह सकते हैं आज के संबोधन में, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। बच्चों के मन में बड़ी शंकाएं हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले सीबीएसई के बच्चों के साथ बातचीत की थी इंटरेक्शन करते हुए, लेकिन अभी भी बहुत सी शंकाएं हैं। उसको लेकर सरकार क्या कदम उठाने जा रही है उसका एक हल्का सा ये कह सकते हैं कि इंडिकेशन जो है प्रधानमंत्री की तरफ दिया जा सकता है। अंजना प्रभु जी 48 मिनट बचे हैं, कोविड पर ही रहेगा ना पूरा मामला, और आपको क्या लगता है क्या खाका हो सकता है? वैक्सीनेशन सबसे बड़ी चुनौती है अभी हिंदुस्तान के सामने। देश की अदालतों से लेकर राज्य सरकारों ने इस पर कहा है कि केंद्र की तैयारी धीमी रही है। इसमें तो अंजना जी कोई शक नहीं है कि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में वैक्सीनेशन का कितना लगाना चाहिए, ऑर्डर क्यों नहीं दिया, उसमें कहीं ना कहीं गलती तो हुई है दोनों तरफ से। ये तो अंदाजा नहीं लगाया लोगों ने कि बाकी कंट्री के लोग 400 मिलियन डोजेज ऑर्डर कर रहे हैं, हम केवल सिर्फ 11 मिलियन ऑर्डर कर रहे थे उस वक्त। वो कंसल्टेशन में कहीं गड़बड़ हुई है। जिन लोगों ने सलाह दिया उनको कोई अंदाजा नहीं था। वैक्सीनेशन इशू है, मैसेज हुआ है। अब मोदी जी क्या कहेंगे, मैं उनको 40 साल से जानता हूँ और पिछले 7 साल से उनको जो काम करने की प्रणाली है मैं ज्यादा उनके टच में नहीं हूँ, कभी कभी बात होती है, परंतु क्या कहेंगे इसके बारे में हम अंदाजा पत्रकार आजकल लगाते रहते हैं। तो मोदी जी क्या कहेंगे मैं नहीं कह सकता क्या कहने वाले हैं। मेरा मतलब ये सिर्फ यही है कि परसेप्शन मैनेजमेंट करने के लिए मोदी जी बहुत एक्सपर्ट है। जो भी करेंगे वो उसका मतलब यही होगा कि परसेप्शन जो बन गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोविड के दौरान दूसरे वेव के अंदर फेल हुई है, ऐसा एक परसेप्शन बन गया है। हर मंत्री अपनी अपनी तरह से बातें करते हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी बातें करते हैं। अगर गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएंगे, अगर आप योजना नीति आयोग की वेबसाइट पे जाएंगे कुछ मिलेगा आपको, हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाएंगे कुछ मिलेगा आपको। तो कहीं ना कहीं मंत्री बजाय इसके की फैक्ट के बात करें वो एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। जो अच्छा काम मोदी सरकार ने किया भी है वो छुप जाता है उसके अंदर। तो मेरे को लगता है ये कि मोदी जी जो भी करने वाले हैं, चाहे अर्थव्यवस्था हमारी है -7% पे जाएगी, चाहे +10% पे जाएगी, कितना हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज है, कैसे कैसे डॉक्टर की डेथ हुई है, 500-600 डॉक्टर की डेथ हो गई है। स्वामी रामदेव उनके पीछे डंडा लेके पड़े हुए हैं। तो स्वामी रामदेव जी सरकार के नजदीक माने जाते हैं, काफी उन्होंने अपना धन भी कमाया है।
तो हर तरह से परसेप्शन जो बन गया है सरकार का, ये फेल होती चली जा रही है हर जगह पर। जबकि कई अच्छे काम किए हैं, प्रधानमंत्री उस परसेप्शन को कंट्रोल करने में कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे। किस पहलू को हाईलाइट करेंगे, क्या घोषणा करेंगे, इसके बारे में मैं बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाऊंगा। और मेरा एक ही उनका उद्देश्य 5 बजे भाषण करने का मतलब है कि कोई ना कोई बड़ी बात कह करके परसेप्शन कि मैं हूं, मैं कर सकता हूं। जो अभी जो उनके विरोधी दल बात करते जा रहे थे, मोदी है तो मुश्किल है, वो बार बार कहना चाहेंगे मोदी है तो मुमकिन है, उस बात पर वो आना जरूर चाहेंगे। उनका एम्फेसिस ये होगा जब तक मैं हूं कुछ ना कुछ करने का मेरे को ढंग आता है, क्योंकि मैं फैसले जल्दी करता हूं और खुद इम्प्लीमेंट भी करा लेता हूं। तो मेरे को लगता है परसेप्शन मैनेजमेंट उनका थीम है। जी, मतलब मैं हूं ना वाले अंदाज में आज प्रधानमंत्री सामने आकर एक संवाद करेंगे कि यहां पर जिन जिन मुद्दों पर आपको शिकायत है वहां पर मैंने ये किया है और मैं ये कर रहा हूं और इसका नतीजा अब तक आएगा, वो सब जानकारी देते हुए सभी बने रहिए हमारे साथ। कुमार कुणाल, आप राजधानी में मौजूद हैं, राजधानी के लोग क्या कह रहे हैं? आज अनलॉक की प्रक्रिया बड़े पैमाने पर अलग अलग जगहों पर हो रही है, ऑड इवन के साथ। नेहा बातम भी हमारे साथ जुड़ी है। आप दोनों के पास छोटे ब्रेक के बाद मैं लौट रही हूं। अब से ठीक 45 मिनट बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरी लहर के बीच संबोधन, क्या कहेंगे? चर्चा इसी पर है, देखते रहिए आज। बहुत कम वक्त बचा है, अब से 42 मिनट बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। उनका सीधा संवाद देश की जनता के साथ। बीच में है हम दूसरी लहर के। हालांकि अब ये कहा जा सकता है कि नीचे आंकड़े आ रहे हैं, 1 लाख के आसपास आज कोविड के नए आंकड़े हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था जिस इस वक्त परेशानियों को झेल रही है नेहा, वो खत्म होने का नाम नहीं लेगा। वो आने वाले वक्त में शायद और भी पीक करे। हालांकि धीरे धीरे बाजार खुलेंगे, परिस्थितियां बेहतर होंगी, लेकिन क्या इस पर कोई चर्चा हो सकती है या फिर वो वित्त मंत्रालय के हवाले ही दिखता है? देखिए अंजना, पिछली बार भी जब राहत पैकेज का ऐलान किया गया था तो हमेशा प्रधानमंत्री एक मोटी तस्वीर देते हैं, एक मोटा खाका देते हैं, और पिछली बार कितने लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे ये जरूर उन्होंने बताया, लेकिन फाइन प्रिंट लेकर हमेशा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आती हैं। लेकिन इस बार इस बात की संभावना इसलिए भी कम दिखाई दे रही है क्योंकि अभी तक राज्यों के साथ जो वर्चुअल मीटिंग हुई है, कभी भी इंडिविजुअल किसी राज्य का हाल रोजगार के मामले में या फिर इंडस्ट्री कितनी खस्ता हाल है इस मामले में कभी भी कोई डिटेल्स पर चर्चा नहीं की गई। इसलिए इस राहत पैकेज के ऐलान की संभावना थोड़ी कम दिखाई देती है। अगर आप एक मोटी तस्वीर की बात करें तो जब भी पिछली बार भी 2020 में भी हमने देखा था कि अगर देश किसी परेशानी से जूझता है, सबसे पहले प्रधानमंत्री कैसे उसे एड्रेस करते हैं, कैसे उसका मैनेजमेंट किया जाए, इस पर राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। अगर उसके बाद आते हैं राष्ट्र नाम संदेश देने तो ये बताते हैं किस तरीके से फ्रंटलाइन वर्कर्स ने काम किया है उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। उसके लिए तमाम तरीके की वो मोटिवेशनल चीजें कहते हैं ताकि देश उस संकट से उबर सके। अब तीसरी बात, यानी कि अगर थर्ड फेज की बात कर लें, जहां उस संकट से काफी हद तक पार पा चुके हैं, तो वो आगे की, यानी कि अगर तीसरी लहर आती है तब उसमें कैसे क्राइसिस मैनेजमेंट किया जाए, इस पर बात कर सकते हैं। क्योंकि अभी भी अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर है, उसमें कैसे जान फूकनी है, इस पर तमाम फाइन प्रिंट चाहिए होंगे। आरबीआई के लिए कहा जा रहा है कि उन्हें नोट्स प्रिंट करने चाहिए ताकि इकोनॉमी में और ज्यादा पैसा आ सके। लेकिन अगर इकोनॉमी में और ज्यादा पैसा आता है तो वहां पर भी प्राइसेस बढ़ने की संभावना जताई जाती है। कहा जाता है किसी भी इकोनॉमी के लिहाज से ये अच्छा नहीं होता है अगर आपको ये नौबत आ जाए कि आरबीआई को नए नोट्स प्रिंट करने पड़े। ऐसे में प्रधानमंत्री को फूक फूक कर कदम रखने हैं और आज जो संदेश होगा वो दरअसल मोटी तस्वीर होगी थर्ड वेव को लेकर। कुणाल, जल्दी से, दिल्ली वाले डरे हुए तो नहीं है? क्या ऐलान होगा? अनलॉक तो शुरू हो रहा है कुणाल। देखिए, अगर हम टाइमिंग की बात करें तो दिल्ली वालों के लिए ये एक बेहतर टाइम है क्योंकि कम से कम जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो शुरू हुई हैं दिल्ली में। आज से मेट्रो चला है, बाजार खुले हैं, मॉल्स खुले हैं। लेकिन जब बात होती है ना कि प्रधानमंत्री जो अपना राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं उसमें टाइमिंग का बहुत महत्व है। आप भी कह रही थी कि 1 लाख के आसपास केस रह गए हैं, तो एक तरफ जो ग्राफ है वो कोरोना का नीचे जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ चिंताएं भी हैं। आज भी हमने बहुत सारे लोगों से बात की, बेरोजगारी की चिंता है, महंगाई की चिंता है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। तो जो बात हो रही है कि परसेप्शन मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो एक तरफ ग्राफ गिर रहा है। इसीलिए ऐसा समय चुना गया है प्रधानमंत्री की तरफ से जिस समय कम से कम कुछ एक लकीर है, सुनहरी लकीर है।
और अब तो लोग घरों से निकलेंगे, पेट्रोल पंप तक पहुंचेंगे, वहां पे कीमतें दिखेंगी, वहां पर परेशानियां शुरू होंगी। इन सब को एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और अब तो देखिए 38 मिनट का वक्त बचा है। प्रधानमंत्री का संबोधन ठीक 5 बजे शुरू होने वाला है। बने रहिए आज तक के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अब से महज आधे घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं। माना यह जा रहा है कि कोरोना काल के बीच पीएम मोदी देश को कई बातों को लेकर सावधान कर सकते हैं। आज से कई राज्यों में अनलॉक शुरू हुआ है। इस दौरान लापरवाही देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी लोगों को इससे आगाह कर सकते हैं। वहीं पीएम मोदी वैक्सीन को लेकर देश को आश्वस्त कर सकते हैं कि उसकी कमी नहीं होने दी जाएगी। साथ ही पीएम लोगों से कह सकते हैं कि वैक्सीन को लेकर किसी तरह का भ्रम ना रखें, वैक्सीन लगवाएं। आपको दिखाते हैं कि कोरोना काल में पीएम मोदी अब तक क्या क्या कह चुके हैं। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। भाइयों और बहनों, भारत का टीकाकरण अभियान बहुत ही मानवीय और महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है। जिसे सबसे ज्यादा जरूरी है उसे सबसे पहले कोरोना का टीका लगेगा। कठिन से कठिन समय में भी हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हम सही निर्णय लें, सही दिशा में प्रयास करें, तभी हम विजय हासिल कर सकते हैं। संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। कोविड के मामले आज 1 लाख के आसपास हैं, जो कि एक वक्त पर देश में 4-4.25 लाख तक गए थे। यानी इस पर जरा नियंत्रण है। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। वैक्सीनेशन की बड़ी चुनौती है। और प्रभु चावला जी, सरकार का दावा है कि हम जुलाई के महीने की शुरुआत से 1 करोड़ लोगों को देश में वैक्सीन देंगे। हम इस साल के अंत तक मैक्सिमम लोगों को, इस देश में लोगों को, लगभग 110 करोड़ लोगों को हम वैक्सीनेट कर देंगे, डबल डोज। ये एक ऐसी चुनौती है जिस पर सब पूछ रहे हैं वैक्सीन कहां से आएगा। आप तो अप्रैल में 30 लाख के आसपास दे भी रहे थे। पिछले महीने में ज्यादातर आपका एवरेज 16 से 20 लाख के बीच में रहा है। कैसे 1 करोड़ करेंगे? इसका खाका भी हो सकता है। अभी मुझे पता है कि हम लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं, क्योंकि जो मोदी जी के मन में वही जान सकते हैं। आपने ना ठीक कहा। अगर आप मार्च का भी भाषण दिखा देती उनका, या मार्च या फरवरी का, तो जब उन्होंने क्लेम किया था, देखो बिना वैक्सीन के हमने लड़ाई जीत ली है, एक भाषण में उन्होंने कहा था ये बात भी, तब अंदाजा ये लगा था कि हम बिल्कुल जीरो, ऑलमोस्ट जीरो हो गए थे और जीत गए थे। अच्छी बात थी। तो उसके बाद हमने ढील छोड़ दी, इलेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, उसकी वजह से हम आज पछता रहे हैं। सवाल ये, अभी तक सब कह रहे हैं कि हम लगा देंगे 31 दिसंबर तक जितने भी एलिजिबल लोग हैं, कि हमारी जनसंख्या जो है 2011 के सेंसस के बेसिस पे हमारे को डेटा अवेलेबल है। 2021 हो गए आज, उसके अंदर 10 साल के अंदर कितने लोग 18 साल से ऊपर गए, कितने 45 साल से ऊपर गए, कोई आंकड़ा किसी के पास है नहीं। रियल टाइम डेटा आजकल अवेलेबल नहीं होता। चलो मान भी ले कि 110 करोड़ लोग हैं, 110 करोड़ लोगों को इंजेक्शन 2 डोजें लगनी है, यानी कि 220 करोड़। दूसरी जो संभावनाएं जताई जा रही है, जिसके बारे में चर्चा हो रही है, कि जो वैक्सीन लगा चुके हैं, जो लोगों ने अप्रैल में सेकेंड वैक्सीन भी लगा ली, 6-7 महीने के बाद उनको दोबारा वैक्सीन की जरूरत पड़ सकती है। उसके बारे में सरकार अभी तक कोई बात नहीं कर रही, जबकि बाकी देशों वाले अगले 2022 में क्या होगा उसकी तैयारी कर रहे हैं। परंतु ये मान करके चलें कि 220 करोड़ लोग डोजें लग जाएंगी, उसका प्रोडक्शन शेड्यूल अभी तक किसी ने भी हम लोगों के साथ शेयर नहीं किया है। 220 करोड़ डोज लगने के लिए आप मान लीजिए आज आप बैठे हैं मई के, जून के अंदर, जून 6 महीने बाकी बचे हैं, 220 के लिए आप डिवाइड करेंगे तो कितने चाहिए? 70 करोड़। अगर जो 20 करोड़ निकाल दे, अगर जो लग चुके हैं 23 करोड़, उसको भी निकाल दे, तो 60 करोड़ डोजेज जो हैं आपको लगानी पड़ेंगे हर महीने। इस हिसाब से हर 60 नहीं, 50 करोड़ कम से कम
50 करोड़ डोजेज के हिसाब से तभी जाकर के आप 220 करोड़ लोगों को कवर कर लेंगे, और जितनी लग चुकी है उनको निकाल दें तो कहां से आए? इसका कोई भी हो सकता आ जाए, कोई ऑर्डर दे रखा होगा, कोई ऐसी मशीन बन गई होगी, कोई अच्छी फैक्ट्रियां लग रही होंगी जो कर सकती हैं, क्योंकि वैक्सीन बनाने के लिए भारत मशहूर है, हमारे पास कैपेसिटी है, हमारे पास लोग हैं, परंतु ऑर्डर जो 3000 करोड़ का आपने अब दिया, जैसे 1500 करोड़ रुपए ऐसे कंपनी को ऑर्डर दे दिया जो अभी शुरू करने वाली है। तो मेरे को लगता है कि सरकार मोदी जी को अगर भाषण कर रहे हैं, अगर उनको सलाह ठीक लोगों ने दी है, उनको इस बारे में लोगों को जरूर आश्वस्त करना चाहिए, अश्योर करना चाहिए कि हमने इस तरीके से लोगों को पूरा करने की कोशिश की है कि 220 करोड़ डोजेज 31 दिसंबर तक लग जाएंगी, और 22 के अंदर जिनको दोबारा जरूरत पड़ेगी उसके लिए भी तैयारी करेंगे। तो मेरे को अभी तो समझ नहीं आता कि 200 करोड़ की डोजेज जो है, बाकी बची जो है 180 है या 190 है, आंकड़े अलग अलग आ रहे हैं। ये मान के चलाओ 23 करोड़ लग चुके हैं, उसमें से 5 करोड़ लगभग है, 2 डोजेज को लगी हैं, तो 5 करोड़ 2 डोजेज को लगी हैं, तो बाकी कितनी बनती, वो कहां से बनेगी? तो उसका अगर बांट लें, अगर 6 से भाग कर लें उसका, तो क्या उतनी कैपेसिटी हम अगले 1 महीने में तैयार कर पाएंगे? अब उससे कम होगी तो उसके दूसरे महीने उसे डबल करनी पड़ेगी। अगर इस महीने 20 करोड़ चाहिए, हम 15 करोड़ करते हैं, तो अगले महीने फिर 25 करोड़ करनी पड़ेगी, अगले महीने 25 नहीं होते, 20 नहीं होते, फिर 40 करोड़ करनी पड़ेगी। तो ये एक मैथमेटिक्स ऐसा है जिसके अंदर सरकार का परसेप्शन, क्रेडिबिलिटी बहुत कम है, लग रही है। हम सबसे ज्यादा लोगों को लगा चुके हैं, वर्ल्ड में जब बात होती है हर मंत्री कहता है हमने सबसे ज्यादा लोगों को सबसे कम दिनों में लगा दी। भाई हम सबसे बड़ी पॉपुलेशन के लोग हैं। आप अमेरिका की बात करते हैं, वहां पर 40% लोगों को 2 डोजेज लग चुकी है। बाकी कंट्रीज के कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है हमारे से बाहर जाकर के जिसमें 30 या 35% लोगों को डबल डोज ना लगी। तो हम नंबर की बात कर रहे हैं, डबल डोज तो केवल 5 करोड़ को लगी है, जो सेफ है कह सकते हैं आप। तो ये एक परसेप्शन है जिसको दूर करना बहुत जरूरी है। नहीं तो इनकी विश्वसनीयता, जो क्रेडिबिलिटी मोदी जी की बहुत हाई है, पॉपुलैरिटी बहुत हाई है, इसको संभालना। क्योंकि लोगों को लगता है कि वैक्सीन, जैसे मैं देख रहा जगह आ गया था, वहां पर लोगों को लगता था कि वैक्सीन पहले नहीं मिल रही थी, हम लोगों ने अरेंज किया अपनी सोसाइटी के अंदर 200 लोगों के लिए, वहां 250 लोग आ गए, वैक्सीन नहीं थी। बिल्कुल। तो क्योंकि लगता है लोगों को भी वैक्सीन लगानी है, पहले ये था कि लगाना नहीं चाहते थे, अब चाहते हैं, तो हमारे पास सप्लाई चेन नहीं है। ये जो गैप है असेसमेंट का, कि पहले जो थी हेजिटेंसी थी, इस वजह से सप्लाई नहीं हो पा रही थी, आज तो लोग लाइन में लग कर के लिए लगाने के लिए तैयार हैं। हमारे को पता नहीं है कि हम कितने लोग कल आ जाएंगे किसी भी सेंटर के ऊपर। अभी 18 से 40 साल की दिल्ली में लग नहीं रही है, 45 साल की सारे देश में कहीं भी नहीं लग रही है। तो वो शुरू जब करेंगे तब पता लगेगा कि वैक्सीनेशन की डिमांड कितनी स्पीड से बढ़ती है। और हर स्टेट को जो उन्होंने कहा कि हम 15 दिन का कैलेंडर देंगे, मेरे को लगता नहीं है अभी तक किसी स्टेट के पास 15 दिन का कैलेंडर सबके पास पहुंच गया है, अभी तक पता नहीं है। उससे मोदी जी इस बारे में भी बात करें, तो अभी यही है कि सरकार को अपनी साख को बचाना है। हम कर सकते हैं, वो जरूरी है। वैक्सीनेशन 200 डोजेज कहां से आएंगे, 200 करोड़, इसके बारे में हमारे को एश्योरेंस देनी पड़ेगी। बिल्कुल। 21 मिनट अब बचे हैं, 4 सहयोगी हमारे और हैं, जल्दी जल्दी उनके पास चलते हैं, सबसे एक कमेंट लेते हैं। हिमांशु, देखिए इस लहर ने भ्रम तोड़ा ना। अभी तक हम सोच रहे थे कि बुजुर्ग ही प्रभावित होते हैं, लेकिन कितने कम उम्र के लोगों को हमने इस लहर में खोया है। उसने एक अजीब सा भय लोगों के मन में कर दिया है। 18 से 45 की उम्र के बीच वाले लोग राह देख रहे हैं कि सरकार ने ऐलान तो कर दिया, लेकिन यहां पर दिल्ली में देखिए 18 से 45 के बीच वाले लोगों को नहीं लग पा रही है। सरकारें प्राथमिकता ही दे रही है कि अभी हम 45 से ऊपर वाले को तो खत्म करें। सेंटर्स कम है, वैक्सीन कम है। 18 से 45 वाले भी राह तक रहे हैं, वो भी देख रहे हैं कि अब वैक्सीन मिले हमें जल्दी। तीसरी लहर की भी आशंका है। इस लहर ने वो डर कम उम्र के लोगों में भी बिठाया है, और ये एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। देखिए बिल्कुल अंजना, चुनौती जो है सरकार के सामने जरूर है। वैक्सीनेशन पहले जो है बहुत कम हो रही थी, अभी तक 23 करोड़ 27 लाख वैक्सीन जो वो लगाई गई है, 5 करोड़ के लगभग जो है डबल डोज दी गई हैं। ये बात सत्य है, लेकिन ये कहा जा रहा है जून के अंत तक 11 करोड़ वैक्सीन जो है इस महीने में आएंगी, उसके बाद 16 करोड़, और लगातार इस तरीके से वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। जो मेरी जानकारी है उसमें भारत बायोटेक का 5 अन्य कंपनियों के साथ जो है प्रोडक्शन को लेकर जो है सरकार ने टाई अप कराया है, और उन कंपनियों ने अपने प्रोडक्शन यूनिट
खड़े कर दिए हैं, यानी कि प्रोडक्शन शुरू कर दिया। उस प्रोडक्शन को आते आते अगस्त हो जाएगा, लेकिन अगस्त के बाद जिस तरीके की प्रोडक्शन वैक्सीन भारत को चाहिए वो लगभग पूर्ति डिमांड और सप्लाई में लगभग सेम रहेगा। और इसीलिए भारत सरकार का टारगेट है स्पुतनिक के साथ भी 6 बड़ी कंपनियों का, शिप्ला जैसी कंपनियों का भी टाई अप जो है वो करा दिया गया। तो एक बड़ी चीज ये है कि सरकार लगातार वैक्सीन को लेकर फोकस किए हुए है। 2 कंपनियां जिनको यहां पर भारत में प्रोडक्शन कर सकती हैं, स्पुतनिक और भारत बायोटेक, उनके बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ, लैब्स के साथ टाई अप करा दिए गए हैं कि भारत की जो डिमांड है और सप्लाई दोनों एक इक्वल रेशो पर रहे। सप्लाई सरकार भी चाहती है कि सरप्लस रहे और 2000 दिसंबर तक, इसलिए 216 करोड़ डोजेस की बात है, 108 करोड़ लोगों को जो है वो वैक्सीनेट करने का प्लान सरकार का है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है राष्ट्र को संबोधित करने जा रहे हैं, तो उससे पहले जो मेरी जानकारी है उन्होंने 2 दिन पार्टी के स्तर पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष से मुलाकात की थी लगभग 2 घंटे, और कल 5 घंटे जो हैं पार्टी के महासचिवों के साथ, पार्टी के अध्यक्ष के साथ बातचीत की, फीडबैक लिया है। और जियोम्स, सरकार की अलग अलग जियोम्स बनी हुई है, अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर, अलग अलग चीज़ों को लेकर, उनके फीडबैक लेने के बाद, और अब अनलॉक जिस तरीके से हो रहा है, अलग अलग स्टेट्स अपनी अपनी गाइडलाइन के अनुकूल कर रहे हैं, उसको सारा फीडबैक लेने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित कर रहे हैं। तो फीडबैक भी होगा उनके पास, आगे की रणनीति भी होगी। एक चीज़ अंजना आप भी जानती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार नई चीज़ लाते हैं। जब उन्होंने लॉकडाउन की घोषणा की थी, ये बात सत्य है, तब किसी को नहीं मालूम था कि इसकी दवाई क्या है, लेकिन लॉकडाउन ही उसका एक सही तरीके से कहा जाए तो उसकी एक दवाई थी। हाँ। उसके बाद पीपी किट से लेकर तमाम चीज़ों की घोषणा करते चले गए, और लॉकडाउन की समय सीमा भी बढ़ाई थी उन्होंने, 3 हफ्ते, 2 हफ्ते, फिर 2 हफ्ते, फिर 1 हफ्ते, इस तरीके से 2 महीने तक देश में लॉकडाउन रखा था। लेकिन जब लॉकडाउन खोला था तो कई चीजें भारत सरकार उसमें तैयार थी, राज्य सरकारों के साथ कोऑर्डिनेशन कर चुकी थी। अब ये 18 मिनट बचे हैं हिमांशु। बिल्कुल, एक अंतिम चीज कह रहा हूं मैं, जल्दी से कि आज अगर वो बात करने आएंगे तो ये जरूर है उनके पास पूरा खाका होगा वैक्सीन को लेकर, पूरी तरीके से तैयारियों के बारे में जरूर बताएंगे, और ये भी कहेंगे कि बच्चों को लेकर जो ट्रायल है वैक्सीन का वो भारत में स्टार्ट हुआ है, उसको लेकर कैसे आगे बढ़ेंगे। एक ब्रेक के लिए मजबूरन मुझे रुकना पड़ रहा है। अशोक सिंघल, नेहा बाथम भी हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने यहां तक कहा था कि जो मैन्युफैक्चरर्स है वैक्सीन के, यानी वैक्सीन बनाने वाले हैं, उनको जिस तरह की मदद मिलनी चाहिए थे, उसमें जिन जिन लोगों ने बाधाएं डाली हैं उनके खिलाफ मैन स्लॉटर का केस होना चाहिए। इतनी गंभीरता से इस पूरे मुद्दे को उठाया था। ऐसे में जो कोशिशें सरकार की तरफ से हो रही हैं, और जो बार बार प्रभु जी भी कह रहे हैं कि अपनी छवि को इस वक्त एक संवाद के जरिए प्रधानमंत्री रखना चाहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं। अब 17 मिनट बचे हैं, बने रहिए हमारे साथ। नॉन स्टॉप कवरेज आप उसके बाद देखेंगे जब हम ब्रेक से लौटेंगे, क्योंकि आज प्रधानमंत्री 5 बजे आपसे संवाद करने वाले हैं। देखते रहिए आज तक। महज 14 मिनट बचे हैं जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होने वाला है। क्या वो कहने वाले हैं, आज सबकी नजर इस बात पर रहेगी, क्योंकि दूसरी लहर के बीच आज पीएम का ये संबोधन काफी मायने रखता है। अनलॉक की प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है, वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है, इसी के साथ अर्थव्यवस्था के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। प्रधानमंत्री किन बिंदुओं पर संवाद लोगों से करते हैं, एक अपना स्टाइल रहा है। जल्दी जल्दी सबके पास जाते हुए कुमार कुणाल, देखिए, महंगाई हो, अर्थव्यवस्था को लेकर परेशानियां हो, तमाम चीजें हैं, लेकिन पीएम का एक स्टाइल है जिसकी हम बात हमेशा कर रहे हैं। वो एक संवाद के जरिए मायूसी के इस वक्त में भी 2 शब्द कहने की कोशिश करेंगे, जिसे कोरोना वॉरियर्स का भी हौसला बना रहे और आम लोगों का भी सावधानी के साथ नाता बना रहे और आगे की तरफ देखें। कुणाल। बिल्कुल, और बात जब अंजना वैक्सीनेशन की हो रही थी तब भी ये बात है कि दिल्ली में भी इस समय वैक्सीनेशन खत्म है, आपको भी पता है। और ऐसे जो ऑर्डर आ रहे हैं कि कोवैक्सीन की सिर्फ दूसरी डोज लगाई जाएगी, कोविशील्ड की डोज लग रही है, तो ऐसे में बड़ी चिंता है कि जब देश की राजधानी में भी इस तरीके से वैक्सीन की दिक्कत है, तो क्या आगे की लड़ाई किस शर्त पे लड़ी जाएगी। तो उस पर सियासत भी खूब हो रही है। अरविंद केजरीवाल से लेकर के राहुल गांधी भी निशाना साध रहे हैं, और लगातार जब कोविड का काल चल रहा था उस समय भी खूब ट्वीट आए, खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और प्रधानमंत्री तब से लेकर अभी तक बहुत कुछ इस पर बोले नहीं है। तो इस पर भी एक तरीके से सियासी लहजे में ही सही, इशारों में ही सही, डायरेक्ट जवाब नहीं हो लेकिन जवाब जरूर होगा। पॉलिटिकल होगा अशोक, या फिर संवाद होगा लोगों से? देखिए, संवाद होगा, पॉलिटिकल नहीं। बिल्कुल। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। देखिए, हमने घड़ी आपके स्क्रीन पर लगा दी है। ठीक 12 मिनट बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होने वाला है। क्या वो कहते हैं दूसरी लहर के बीच, हमारी नजर बनी हुई है। फौरन लौट रहे हैं, बने रहिए आज तक।